हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर लाइट में। जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन पे क्लिक जरूर कीजिए, और ताकि जितने भी वीडियोस मैं अपलोड करता हूं आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको करंट अफेयर्स का पार्ट 3 बताने जा रहा हूँ, यानी कि दिसंबर का जो थर्ड वीक का करंट अफेयर्स है वो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, जो कि आपके एमपीपीएससी हो गया, चाहे जो भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स जहाँ भी पूछा जाएगा उसके लिए बहुत ही ये इंपॉर्टेंट रहेगा। तो करंट अफेयर्स के वीडियो देखिए, इसके जो पहले वीक का और सेकंड वीक का वीडियो अपलोडेड है तो उसको भी देख लीजिए, और ये थर्ड वीक का जो वीडियो है आज आप लोग के सामने आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि परियोजना 75, ठीक है, परियोजना 75 के तहत देश की प्रथम स्कॉर्पियन पनडुब्बी है, यानी कि जो परियोजना 75 है उसके तहत देश की प्रथम स्कॉर्पियन पनडुब्बी कौन सी है? इनमें से आईएनएस कलवारी, आईएनएस खंडेर, आईएनएस सिंधु कीर्ति या आईएनएस अरिधमन। तो इसका आंसर हो जाएगा आईएनएस कलवारी। डिटेल देखते हैं इसकी क्या है कि 14 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मझगांव डॉक लिमिटेड द्वारा निर्मित आईएनएस कलवारी को भारतीय नौसेना में कमीशन किया है। आईएनएस कलवारी स्कॉर्पियन क्लास की, ठीक है, 6th सबमरीन, ठीक है, 6वीं सबमरीन में से प्रथम है। इसी बीच, ठीक है, इस बीच दूसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस खंडेरी, जिसे जनवरी 2017 में शुरू किया गया था, वर्तमान में समुद्री परीक्षणों के कठोर चरण से गुजर रही है। यानी कि ये जो है जनवरी 2017 में इसको शुरू किया गया था, लेकिन यहाँ पर जो अभी 75 के तहत प्रथम स्कॉर्पियन की बात करें तो वो है आईएनएस कलवारी, ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वह राज्य सरकार जिसने टेक्नीशियन जो होते हैं, टेक्नीशियनों और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए अर्बन जैनी नामक मोबाइल ऐप को विकसित किया है, अर्बन जैनी नामक मोबाइल ऐप को विकसित किया, तो किस स्टेट ने किया है? देखिए इससे दो क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं आपके कि किस स्टेट ने किया है, और या फिर ऐसा दे देंगे कि यह ऐप इनके मतलब किन के लिए जारी किया गया है, तो तकनीकी और जो टेक्नीशियन होते हैं और श्रमिकों उनके द्वारा जारी किया गया है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि टेक्नीशियनों और श्रमिकों को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप चालू किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो है 3 आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका तेलंगाना राज्य ने ये वाला ऐप जो है स्टार्ट किया है। यहाँ पर देखते हैं इसका डिटेल में क्या दिया हुआ है कि 15 दिसंबर 2017 को तेलंगाना सरकार ने अर्बन जैनी नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन सेवा का शुभारंभ किया है। यह मोबाइल ऐप राज्य के शहरी क्षेत्रों में नागरिकों को प्रशिक्षित और प्रमाणित टेक्नीशियनों और श्रमिकों को ढूंढने में घरेलू सेवाएं प्रदान करने में सहायता करेगा या सहायता देगा। इस मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से नागरिकों को बिजली, प्लम्बर, फीडर, जो सुथार और चित्रकारों की सेवाओं का लाभ उचित मूल्य पर मिल सकेगा। यानी कि आप ऐप के जरिए प्लम्बर, फीडर, बिजली के जो भी जो आपको कुछ ठीक कराना है तो वो इस ऐप के जरिए आप उनको शायद बुकिंग कर पाएंगे और उनको आप घर पर बुला पाएंगे। इस तरीके की ये फैसिलिटी जो है तेलंगाना सरकार आपको दे रही है। तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा उनका कदम है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल, ठीक है, बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने एशिया की प्रथम मशीन लर्निंग अनुसंधान प्रयोगशाला एशिया की प्रथम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एशिया का फर्स्ट मशीन लर्निंग अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की है। तो वो कहां पर की है? सिंगापुर, चीन, भारत या जापान? सिंगापुर, चीन, भारत या जापान? तो इसका अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है चीन। और चीन में कब? देखिए 15 दिसंबर 2017 को बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी गूगल ने चीन के संघाई में, कहां पर? चीन के संघाई में प्रथम मशीन लर्निंग अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की है। यह केंद्र बुनियादी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग अनुसंधान पर केंद्रित होगा। इस प्रयोगशाला में मशीन लर्निंग शोधकर्ताओं की एक टीम शामिल होगी जो गूगल की एक्सपर्ट इंजीनियरिंग टीमों द्वारा समर्थित होगी। और यहाँ पर क्या होगा कि मशीन लर्निंग एक कृत्रिम बुद्धि हेतु बनाया गया प्रोग्राम है जो स्वतः सीखने और अनुभव
से सुधार करने की क्षमता रखता है, यानी कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तहत वो वर्क करेगा। वो खुद सीखता जाएगा और मशीन रहेगी, उसको जितना आप सिखाओगे वो सीखता जाएगा और उसका जो अनुभव होगा उस हिसाब से वो अपनी क्षमता जो भी रखेगा उसको अपने आप से सुधार करता जाएगा। ऑटोमेटिक जो है एक तरीके का रोबोट समझ लीजिए, मशीन को आप जो सिखाओगे वो सीखेगा और जो वो उसने सीखा अभी तक उसके एक्सपीरियंस के दम पे वो कुछ और वर्क को करने की कोशिश भी कर सकता है, अपने आप वो अपने आप को सुधार सकता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। तो इसमें वर्क कर रही है और इसका जो पहला आपका लगाया गया ये कहाँ पे लगाया गया है, चीन में, चीन के कहाँ, संघाई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जो संकल्प, ठीक है, परियोजना के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध कराएगी वो कौन है? विश्व बैंक, एशियन विकास बैंक, यूरोपियन निवेश बैंक या एशियन बुनियादी ढांचा निवेश बैंक। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो ये विश्व बैंक करेगा। 14 दिसंबर 2017 को केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी संकल्प परियोजना जो है के लिए विश्व बैंक के साथ 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है, 250 मिलियन की बात की जा रही है, बहुत बड़ी रकम होती है ये, कि ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। और संकल्प परियोजना का मुख्य उद्देश्य कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट जो है, कौशल विकास के लिए संस्थागत तंत्र को मजबूत करने हेतु बाजार की जो है प्रासंगिकता हेतु प्रशिक्षण को बेहतर करना है। तो जितने भी ये कौशल विकास के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं इसके लिए और मजबूती प्रदान करने के लिए ये सब चीजें यहाँ पर की जाएंगी। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दिल्ली सरकार द्वारा निजी अस्पताल के कामकाज के मापदंडों की सिफारिश हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति के अध्यक्ष कौन है? निजी अस्पताल के कामकाजों के मापदंड, यानी कि निजी अस्पताल जो प्राइवेट अस्पताल हैं उसमें काम कैसा चल रहा है इन सबको निरीक्षण करने के लिए जो समिति गठित की गई है उसके अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन है आपके पास कीर्ति भूषण, सोमनाथ भारती, मदन लाल या प्रवीण कुमार। तो इसके आंसर की बात करें तो इसके आंसर है कीर्ति भूषण जी। 15 नवंबर 2017 को दिल्ली सरकार ने निजी अस्पताल और नर्सिंग होम कामकाज की जांच के लिए एक 9 सदस्यीय विशेष पैनल का गठन किया था। इस पैनल का नेतृत्व दिल्ली सरकार के हेल्थ सर्विसेज और डायरेक्टर जनरल श्री कीर्ति भूषण करेंगे, जबकि समिति के अन्य सदस्य सरकारी स्वास्थ्य सेवा अधिकारी होंगे। इस पैनल को दवाइयों, उपभोग वस्तुओं पर लाभ मार्जिन की सीमा निर्धारित करने सहित क्लिनिकों द्वारा पालन किए गए नियमों की सिफारिश करने की भी गठित की गई है, कि यानी कि पूरा ये सब देखा जाएगा यहाँ पर। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विश्व का प्रथम देश जहां पर FM रेडियो प्रसारण बंद कर दिया गया है, यानी कि अब वहां पर FM जो है नहीं है। नॉर्वे, चिली, डेनमार्क या हंगरी? तो हम बात करें तो इसका आंसर है नॉर्वे। 13 दिसंबर 2017 को नॉर्वे ने अपने देश में FM रेडियो प्रसारण पूर्णतः बंद कर दिया गया है। इस घोषणा के उपरांत नॉर्वे विश्व का प्रथम देश बन गया है जहां FM रेडियो प्रसारण प्रतिबंध पर उस पर लगाया गया है। और नॉर्वे की सरकार द्वारा FM रेडियो प्रसारण पर प्रतिबंध लगाने के पीछे मुख्य कारण आम जनता को मोबाइल कम्युनिकेशन के दौरान बेहतर रेडियो आवृत्ति उपलब्ध कराना है। ठीक, ये इसका मेन रीजन है। तो कौन सा देश बन गया है? नॉर्वे। नॉर्वे ने FM रेडियो प्रसारण को बंद कर दिया है। वह पूर्वोत्तर राज्य जिसके विकास हेतु नॉन लैप्सबल एबल सेंट्रल पूल रिसोर्सेस योजना जारी की गई है, यानी कि इंडिया की बात की जा रही है। तो ये किसने किया, मतलब किस राज्य के लिए है? मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पर देखिए पूर्वोत्तर राज्य की बात की जा रही है, यहाँ पर ये सभी पूर्वोत्तर राज्य हैं और इन सभी के लिए ये जो है योजना चालू की गई है। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी। 17 दिसंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर पूर्वी भारतीय राज्य मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, कितने हो गए देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 राज्यों के लिए किया गया है। मणिपुर, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के विकास हेतु नॉन लैप्सबल एबल सेंट्रल पूल रिसोर्सेज योजना को जो है स्टार्ट किया गया है और इसको मंजूरी भी मिल गई है। और इसके जो ये परियोजना है ये एक केंद्रीय सेंट्रल परियोजना है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा चालू की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में तेजी से विकास हेतु सामाजिक भौतिक बुनियादी ढांचे को जो है परियोजनाओं के लिए बजटीय संसाधन प्रदान करना है, यानी कुल मिला के इन क्षेत्रों को और अच्छा बनाना है। उसके लिए जो पैसे वगैरह है और जो भी संसाधन की जरूरत होगी वो इस योजना के तहत उनको प्रदान किए जाएंगे। तो पूर्वोत्तर राज्यों में किए गए हैं। एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि ये दे देंगे कि यह परियोजना किस जगह है, मतलब इंडिया के किस भाग में चालू की गई है, तो उसको आपको आंसर लगाना पड़ेगा पूर्वोत्तर राज्य।
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय रेलवे द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति फ्लैक्सी फेयर सिस्टम, कौन सा फ्लैक्सी फेयर सिस्टम की समीक्षा करने के लिए गठित की गई थी, यानी कि ये कमेटी जो की गई थी ये किसके लिए है, ठीक है। आप बात करते हैं इसका आंसर, ऑप्शन देखते हैं, रविंदर गोयल, मीनाक्षी मलिक या इति मणि या एस सीधीराम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रविंद्र गोयल। भारतीय रेलवे के प्रीमियम ट्रेनों में फ्लैक्सी फेयर सिस्टम की समीक्षा के लिए एक 6 सदस्यीय समिति गठन की गई है। समिति का गठन नीति आयुक्त के सलाहकार रविंद्र गोयल की अध्यक्षता में की गई है। फ्लैक्सी फेयर सिस्टम लागू करने का मुख्य उद्देश्य सर्वोत्तम विकल्पों के माध्यम से यात्रियों को लागत और प्रभावशाली यात्रा अनुभव कराना है। और यहाँ पर क्या है, 2016 में भारतीय रेलवे ने फ्लैक्सी फेयर सिस्टम सेवा प्रारंभ की थी। तो ये है इंपॉर्टेंट, 2016 कब, सितंबर 2016 में यह जो है समिति गठन की गई थी। यह चीज यहाँ पर यह सेवा चालू की गई थी, ये सिस्टम जो है चालू किया गया था, जिसके अंतर्गत किराए में 50% की बढ़ोतरी भी की गई है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि वह शहर जहां हाल ही में स्मार्ट सिटी कार्ड सेवा शुरू किया गया है वो कौन सा आपका शहर है, नई दिल्ली, चंडीगढ़, पौंडीचेरी या कोलकाता। तो इसका आंसर है चंडीगढ़। 13 दिसंबर 2017 को चंडीगढ़ के प्रशासक बीपी सिंह बदनौर, ठीक है, ने चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी कार्ड का शुभारंभ किया है। यह सेवा एक व्यक्तिगत कार्ड सेवा है जिसमें फोटो व अन्य विवरण प्रदर्शित हैं। यह सेवा बैंक ऑफ इंडिया के सहयोग से चंडीगढ़ प्रशासन द्वारा प्रारंभ किया गया है, यानी कि चंडीगढ़ में स्मार्ट सिटी कार्ड सेवा दिया गया है। तो ये किस बैंक के सहारे दिया सकता है, एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो ये दिया गया है बीओआई से मिला के, मतलब बीओआई के द्वारा भी यहाँ पर उसके सहयोग से दिया जा रहा है, बैंक ऑफ इंडिया। व्यक्तिगत कार्ड सेवा नागरिक अधिकतम 50,000 जो है यहाँ पर कराकर उपयोग में, जमा कराकर उपयोग में ला सकता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की। तो केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट का संबंध किस राज्य से है, केन बेतवा। तो देखिए ये जैसा कि एमपीपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि केन और बेतवा जो है मेनली एमपी की नदी है। तो इसका आंसर जो जाना है मध्य प्रदेश जाना है। तो केन बेतवा एमपी का है, विंध्याचल पर्वत से आपके ये निकले हुए हैं। केन नदी जो है विंध्याचल पर्वत से निकली हुई है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। और बेतवा जो है, बेतवा नदी कुमारा गांव से निकली हुई है। तो इनके उद्गम स्थल हो गए, केन का हो गया विंध्याचल पर्वत और बेतवा का हो गया कुम्हारा गांव, ठीक है, कुमारा गांव हो गया। और ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। तो ये एमपीपीएससी के लिए मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो गया। केन बेतवा नदी परियोजना मध्य भारत की एक महत्वाकांक्षी राज्य जो राष्ट्रीय नदी जोड़ परियोजना है। इस परियोजना में क्या करना पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सरकार ने ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस परियोजना के तहत 230 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा, जिस पर श्रृंखलाबद्ध बांधों के निर्माण से मध्य प्रदेश के कुल 3.5 लाख हेक्टेयर और बुंदेलखंड के 14,000 हेक्टेयर जमीन पर सिंचाई की जाएगी। तो ये इसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। वह देश जहां हाल ही में विश्व के सबसे ताकतवर सुपर कंडक्टिंग चुंबक का परीक्षण किया गया है वह कौन सा है। तो उसका आंसर हो जाएगा आपका यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसने क्या किया है कि 18 दिसंबर 2017 यूएसए आधारित राष्ट्रीय उच्च चुंबकीय फील्ड प्रयोगशाला में विश्व के सबसे मजबूत सुपर कंडक्टिंग चुंबक 32T, तो ये आपको नाम याद रखना है, 32T का प्रशिक्षण किया है, जिसमें 32 टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का एक इकाई है, ठीक है, टेस्ला। अब उसके बाद क्या किया जा रहा है, का उत्पादन किया गया है और यह पिछले रिकॉर्ड की तुलना में 33% अधिक मजबूत है। सुपरकंडक्टर तांबा के विपरीत उच्च दक्षता के साथ बिजली का संचालन करते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉनों का बहुत घर्षण का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीजें मेनली आपको नाम याद रखना है कि 32T का परीक्षण किया गया है और कहाँ पे किया गया है, तो यूएसए में किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, कि उत्तर प्रदेश सरकार भगवत गीता के अध्ययन के लिए अनुसंधान संस्थान की स्थापना करेगी कहां पर, मथुरा, वाराणसी, आगरा या इलाहाबाद। तो भगवत गीता के अध्ययन के लिए जो है मथुरा में किया जाएगा। 18 दिसंबर 2017 को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने भगवत गीता के अध्ययन के लिए मथुरा में एक नए अनुसंधान संस्थान की स्थापना को सहमति प्रदान की है। यह घोषणा उत्तर प्रदेश धार्मिक कार्य और सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा सरकारी संग्रहालय मथुरा की 144वीं वर्षगांठ के उपलब्ध में की गई है और वर्ष 1874 में यह स्थापित किया गया था। कर्जन संग्रहालय के नाम से भी इसको जाना जाता था, ठीक है, तो इसको ये याद रखना है, कर्जन संग्रहालय, और 1874 में इसकी स्थापना हुई और 144वीं
वर्षगांठ पर ये चीज चालू किया गया। कहाँ पे? मथुरा में, उत्तर प्रदेश के मथुरा में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह देश जहां विश्व की सबसे ढलुआ रस्सी से खींचे जाने वाले रेलवे लिंक परियोजना का अनावरण किया गया है। ठीक है, तो इसकी बात करें तो डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, मेडागास्कर, तो इसका आंसर है आपका स्विट्जरलैंड। 18 दिसंबर 2017 को स्विट्जरलैंड में विश्व के सबसे ढलुआ रस्सी खींचे जाने वाले रेलवे लिंक परियोजना का अनावरण किया है। इस रेलवे पुल का निर्माण जो है आपके इतने करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। इसमें 4 केबिन है, प्रत्येक केबिन एक समय में 34 लोगों को ले जा सकता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वह देश जिसने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार विश्व की सबसे बड़े जो है डायस्पोर प्रवासी जनसंख्या की संख्या दी है, तो वो कौन है? चीन, भारत, दक्षिण कोरिया या अर्जेंटीना? तो इसका आंसर है भारत। 18 दिसंबर 2017 को संयुक्त राष्ट्र ने डायस्पोरा यानी कि प्रवासी जनसंख्या संबंधित रिपोर्ट का प्रकाशन किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के लगभग 15.6 मिलियन लोग विदेश में रहते हैं, जो भारत को विश्व की सबसे बड़े डायस्पोरा यानी प्रवासी जनसंख्या की संज्ञा प्रदान करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवासियों के लिए सबसे पसंदीदा गंतव्य है, यानी कि यूएसए में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं भारत के। वहां पे 46.6 मिलियन अंतरराष्ट्रीय प्रवासी निवास करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर बन जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को। प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को प्रवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए लोग को जागरूक करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस आयोजित किया जाता है। वर्ष 2017 के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का विषय सेफ माइग्रेशन इन वर्ल्ड ऑन द मूव था। ठीक है, और यहाँ पर 18 दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रवासियों की बढ़ती जो है संख्या को देखते हुए 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की प्रस्ताव पारित कर दिया था, यानी कि 2000 में ये चालू किया गया था। तो 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एरोस्पेस कंपनी जो स्पेस जो है उसका संबंध किस देश से है? जापान, अमेरिका, फ्रांस या चीन? तो इसका आंसर है ये अमेरिका का है। अमेरिकन कंपनी है जिसने विश्व में पहली बार रिसाइकल्ड रॉकेट फाल्कन 9 और अंतरिक्ष यान का उपयोग कर प्रक्षेपण किया है। इसमें यह मेन है कि फॉकलैंड 1 और फॉकलैंड जो आपके 9 है लॉन्चिंग व्हीकल को पुनः प्रयोग में बनाया गया है, उसको डिजाइन किया गया है, ताकि जबकि ड्रैगन अंतरिक्ष यान है को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर कार्गो की आपूर्ति के लिए डिजाइन किया गया। तो ये सब चीजें जो क्या कर रहा है, रिसाइकिल कर रहा है, जो चीजें यूज हो चुकी है उसको फिर थोड़ा सा मॉडिफाइड करके उसको यूज में लाया जा रहा है। तो ये किसने किया है? अमेरिका ने किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या किया जा रहा है। ट्यूरियल पनबिजली जो परियोजना है किस भारतीय राज्य में स्थापित की गई? शिलोंग, असम, आइजोल, मिजोरम, कोहिमा, नागालैंड, अगरतला और त्रिपुरा? तो इसका आंसर हो जाएगा आइजोल, मिजोरम। 18 दिसंबर 2017 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइजोल, मिजोरम में 60 मेगावाट ट्यूरियल जो है आपकी पनबिजली परियोजना जो कि ट्यूरियल नदी पर है उसका उद्घाटन किया। वर्तमान समय में सिक्किम और त्रिपुरा के उपरांत मिजोरम उत्तर पूर्वी राज्य है जहां अतिरिक्त विद्युत उत्पादन किया जाता है। हमें ध्यान देना चाहिए कि जो है ट्यूरियल पनबिजली परियोजना मिजोरम की पहली सबसे बड़ी केंद्रीय परियोजना है, सेंट्रल आपकी ये योजना है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सबसे पहले तो है कहाँ? तो ये मिजोरम में है, आइजोल में है, और क्या है? पनबिजली परियोजना है, और यह एक सेंट्रल परियोजना है। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है यहाँ पर। आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा भारत की फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन तकनीक हेतु किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता किया गया? माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट इंक, अमेजॉन या फेसबुक? तो ये किया गया है आपका अल्फाबेट इंक के द्वारा। 19 दिसंबर 2017 को आंध्र प्रदेश सरकार ने भारत में फ्री स्पेस ऑप्टिकल कम्युनिकेशन तकनीकी के लिए बहुराष्ट्रीय कंपनी अल्फाबेट इंक यानी कि यहाँ पर हम गूगल एस के साथ जो है ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता हस्ताक्षर आंध्र प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी फाइबर ग्रिड परियोजना, कौन सी? फाइबर ग्रिड परियोजना के तहत राष्ट्र में इंटरनेट के माध्यम से उच्च गुणवत्ता और सस्ती डिजिटल सेवाएं प्रदान करने के लिए किया गया है। इस परियोजना के तहत वायरलेस इंटरनेट कनेक्शन 20 किलोमीटर की दूरी तक 20 GB पर सेकेंड की गति से प्रदान करेगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर इंटरनेट को बढ़ावा देने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार ने यह समझौता जो है अल्फाबेट इंक के द्वारा
समझौता किया है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये आने वाले एग्जामों के लिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी जो इन्वेंसिव या आक्रमण प्राणियां हैं, आक्रमण प्राणियों की कुल संख्या कितनी है? तो इनकी बात करें हम तो कितनी है, ये देखिए ऑप्शन है हमारे पास कि 157, 131, 119 या 124। तो इसका आंसर हो जाएगा 157। 19 दिसंबर 2017 को जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार 157 जो इन्वेसिव प्राणी है उनकी सूची जारी की है, और इस सूची में इन्वेसिव सूक्ष्म जीव प्रजातियों को शामिल नहीं किया गया, यानी कि सूक्ष्म जीवों को इसमें बिल्कुल शामिल नहीं किया गया है। और इसमें क्या किया गया है कि 157 जो आपके ये प्राणी हैं इनकी सूची में 58 में से 58 भूमि और में ताजे पानी के, जबकि 99 समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। यानी कि 58 जो है जो आपके कुछ उसमें से जमीनी लेवल पे रहते हैं और कुछ जो है ताजे पानी में रहते हैं, यानी कि झीलों में रहते हैं, नदियों में रहते हैं, और जबकि बाकी जो है समुद्री आपके समुद्र से रिलेटेड हो जाएंगे। तो कितने? 157। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में गोवा लिबरेशन डे आयोजित किया जाता है कब? 19 दिसंबर, 17 दिसंबर, 18 दिसंबर या 20 दिसंबर? तो इसका आंसर है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा दमन द्वीप को करीब 450 साल के पुर्तगाली साम्राज्य से आजाद कराया था। 18 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने गोवा में ऑपरेशन विजय की शुरुआत की थी। क्या? ऑपरेशन विजय। और 19 दिसंबर को पुर्तगाली सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इस उपलक्ष्य पर प्रति वर्ष भारत में 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे आयोजित किया जाता है। वर्ष 2017 में 50वें गोवा लिबरेशन डे का आयोजन किया गया है। ठीक, तो 2017 में ये 50 साल था जिसमें इसको मनाया गया है। तो यहाँ पर ये चीजें आपको याद रखनी है। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, एलेक्सी वोवोडा जो है किस देश के ओलंपिक खिलाड़ी हैं? पोलैंड, जर्मनी, रूस या डेनमार्क? तो इसका आंसर है आपका रूस। 19 दिसंबर 2017 को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2014 में आयोजित सोची शीतकालीन खेल में डोपिंग का उल्लंघन के लिए रूस के अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक खिलाड़ी एलेक्सी वोवोडा पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। एलेक्सी वोवोडा ने वर्ष 2014 में सोची शीतकालीन खेलों में बोब्स लेवल इवेंट जो था उसमें 2 स्वर्ण पदक जीते थे। इसमें ध्यान देने वाली यह बात है कि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2018 में जो पियोंगयांग है काउंटी दक्षिण कोरिया में, जहां पर आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक खेलों में रूस पर प्रतिबंध लगाया है। तो ये सब चीजें आपको याद रखना है कि डोपिंग में ये थे रूस के खिलाड़ी थे जिनको समिति के द्वारा आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। अगला क्वेश्चन, लोसार महोत्सव का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? गंगटोक, लद्दाख, कोहिमा या धर्मशाला? तो इसका आंसर है आपका लद्दाख। 19 दिसंबर 2017 को जम्मू और कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में लोसार महोत्सव का शुभारंभ किया गया है। यह महोत्सव 9 वर्ष के लिए अच्छे भाग्य संकेतों तथा प्रतीक भोजन तथा प्रसाद बनाकर आयोजित किया जाता है। मैं ध्यान देने वाली इसमें यह बात है कि मुख्यतः यह तिब्बती बौद्ध धर्म त्योहार फसल उत्सव है, जिसे नेपाल में लोछार के नाम से भी आयोजित किया जाता है। तो मेनली जो है ये फसल उत्सव एक तरीके का, और नए साल का जो है आपका आगमन हो रहा है तो उसके लिए भी ये सब चीजें मनाई जाती हैं। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे मनाया जाता है। ये मनाया जाता है आपका लद्दाख में और नेपाल में भी मनाया जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि कलेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो यहाँ पर ऑप्शन है हमारे पास तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु या केरल? तो इसका आंसर है आपका तेलंगाना से। 20 दिसंबर 2017 को केंद्र सरकार ने तेलंगाना में कलेश्वरम जो है आपका लिफ्ट सिंचाई परियोजना को पुनः प्रारंभ करके उसका मतलब चालू किया, प्रस्ताव को सहमति प्रदान की है। इस परियोजना के तहत देश में पहली बार 139 मेगावाट क्षमता वाले पंपों का उपयोग किया जाएगा, और इसमें जो है एशिया में जल संचरण हेतु लंबी सुरंग 81 किलोमीटर का निर्माण भी करेगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा आयोजित सेंडाई फ्रेमवर्क कार्यक्रम का संबंध निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है? आपदा संबंध, सीमा प्रबंधन, आंतरिक सुरक्षा या मानव अधिकार प्रबंधन? तो इसका आंसर है आपका आपदा प्रबंधन। 19 दिसंबर 2017 को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली में सेंडाई फ्रेमवर्क जो है के तहत राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया है। सेंडाई फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें तो आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के बीच एक समझौता
किया गया है, जिसमें आपदाओं को रोकने, मौजूदा आपदा जोखिम को कम करने के लिए इसमें प्रयास किए जाएंगे। तो मेनली यह इंपॉर्टेंट है, आपका आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है और किसके द्वारा चालू किया गया, केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा चालू किया गया है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पर क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये आपके 3rd वीक दिसंबर के क्वेश्चंस थे, जो कि करंट अफेयर्स थे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम, जो कि एमपीपीएससी हो गया, उसके बाद एसएससी हो गया, जो कि सीएचएसएल के फॉर्म के डेट बढ़ चुके हैं, तो एसएससी सीएचएसएल हो गया, और आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें हर जगह करंट अफेयर्स यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, तो वहाँ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप करंट अफेयर्स के वीडियोस देख पाएं, जो कि वीकली आपको मिलेंगे। और यहाँ पर आप फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, वहाँ पे भी आपको कुछ कुछ क्विज मिलते रहेंगे। हमारी वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से भी आप बहुत सी मटेरियल्स को देख सकते हैं और वीडियोस वगैरह भी देख सकते हैं। तो चलिए, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और यहाँ पर आप वीडियोस को लाइक भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।